नमस्कार दोस्तों, एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, आज से हमारा क्लाइमेटोलॉजी का जो सेशन है वो शुरू हो रहा है। ठीक है। हमने अपना जियोमॉर्फोलॉजी सक्सेसफुली पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। 12 हमारे अलग-अलग लेक्चर्स थे। उसमें आपके पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस थे और मॉडल आंसर आपको दे दिए जा चुके हैं। तो उसके बाद अब हम आज से क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर रहे हैं। और जो क्लाइमेटोलॉजी में पहले दिन का प्रश्न था, देखिए ये जो सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं, ये यूपीपीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं। मतलब ये सारे पीवाईक्यूज 1992 से लेके 2023 तक, जब तक ऑप्शनल था, ये जब तक 2022 तक जब तक ऑप्शनल हुए हैं, उनसे प्रश्न उठाए गए हैं। और प्रयास ये किया गया है कि सारे यूनिट को टच करके, सारे यूनिट को मर्ज करके प्रश्न बनाए जाएं। तो उसी के क्रम में जो क्लाइमेटोलॉजी का हमारा पहला प्रश्न था, वायुमंडल के संगठन यानी कंपोजिशन और संरचना यानी कि स्ट्रक्चर पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। देखिए, सृजन प्रोग्राम की पहली थीम क्या है? आपको जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये देखना है कि पार्ट कितने हैं। कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है ना कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। आपको उसको कलाकारी के साथ ही करना होगा, जस्ट लिखना शुरू नहीं कर देना होगा। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको प्रश्न पढ़ने हैं, उसमें देखने हैं कि पार्ट कितने हैं। जब आपको पार्ट समझ में आएगा तभी आप पार्ट दर पार्ट उत्तर लिख पाएंगे। क्योंकि जो यहाँ पर मार्किंग होती है वो पूरे प्रश्न की नहीं होती। ये पूरे प्रश्न की मार्किंग आपकी नहीं होगी। इसमें अलग अलग पार्ट की आपकी मार्किंग होगी। इंट्रोडक्शन की अलग मार्किंग होगी, बॉडी की अलग मार्किंग होगी और कंक्लूजन की अलग मार्किंग होगी। ठीक है। और अगर बॉडी की मार्किंग अलग होगी तो बॉडी में कितने पार्ट हैं, अगर वो दो पार्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और अपने उत्तर में आपने वो दो पार्ट दिए हैं कि नहीं, तभी उन दोनों पार्ट में आपको बॉडी पार्ट वाला नंबर मिलेगा। सपोज करिए यहाँ पर बॉडी पार्ट में आपको दो चीजें एड्रेस करनी है। आपने कंपोजिशन को कम किया, स्ट्रक्चर को ज्यादा कर दिया, तो आपको नंबर भी वैसे ही मिलेंगे। आंसर लिखना इज एन क्राफ्टिंग। आपको बैलेंस रखना है, इंट्रोडक्शन भी उतना देना है। आपको अगर बॉडी में तीन पार्ट हैं तो तीनों को ही सेम स्पेस देना है, ताकि आपके कंक्लूजन के लिए जगह बचे और कोई एक पार्ट ज्यादा उभर के ना आए। ठीक है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, पार्ट देखेंगे। तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि वायुमंडल के संगठन और संरचना पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। एक तरीके से देखेंगे तो आपको जो है दो पार्ट दिख रहे हैं। ठीक है। आपको वायुमंडल का कंपोजिशन बताना है और उसके बाद वायुमंडल का आपको संरचना बतानी है कि वायुमंडल हमारा बना कैसे है। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसकी संरचना और किसका कंपोजिशन पूछा जा रहा है, वायुमंडल का। तो आपको इंट्रोडक्शन में वायुमंडल को आपको इंट्रोड्यूस कर देना है कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी खोले तो सीधे उसको आंसर न मिले, दो लाइन एक लाइन वायुमंडल के बारे में भी उसको चीजें बताई जा सकी। क्योंकि वायुमंडल आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए एज इट इज मेंशन इन क्वेश्चन ऑल्सो। तो अब हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा रहेगा 20 60 20 20 पार्ट में इंट्रोडक्शन, 60 पार्ट में बॉडी और 20 पार्ट में कंक्लूजन होगा। देखिए, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए एक गैसीय आवरण यानी कि गैसियस एनवेलप है। ठीक है। जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर तक विस्तारित है। देखिए, ये आपका एक फैक्ट आ गया। ठीक। आपके एक्सप्लेनेशन के साथ एक आपने फैक्ट डाल दिया। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा धारण किया गया है तथा तापमान का नियमन। अब देखो, यहां पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये होता क्या है वायुमंडल। अब यहां से हम उसका इंपॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है। उसका महत्व बताएंगे। तापमान का नियमन यानी टेम्परेचर रेगुलेशन, हानिकारक सौर विकिरण से सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन, जो हमारे यूवी रेज होते हैं। ठीक है। और जलवायु एवं जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक सिस्टम के संरक्षण द्वारा जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो ये हमने जो है ये इंट्रोड्यूस कर दिया अपने वायुमंडल को। आप वायुमंडल के क्वेश्चन को बता रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा डेफिनेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब दूसरे इंट्रोडक्शन के दूसरे पार्ट में हम किस में आएंगे, अब हम आएंगे अपने प्रश्न के दूसरे पार्ट पर। कंपोजिशन की देखिए, एक तरीके से जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है ना, वो हमारे प्रियम्बल की तरह होता है। प्रियम्बल आपको पता है? उद्देशिका। उद्देशिका क्या होती है कि बेसिकली प्रियम्बल क्या है, हमारे संविधान का, हमारे संविधान में अंदर है क्या एग्जैक्टली उसका जिस्ट है। अगर आप प्रियम्बल पढ़ लोगे, उसको डिकोड कर लोगे, तो आप समझ जाओगे कि संविधान के अंदर क्या दिया है। जैसे प्रीफेस होता है ना, कोई भी आप मैगजीन पढ़ोगे तो उसमें प्रीफेस होता है, पहले आपको एक पन्ना दिया रहता है, उसमें आप जान जाओगे कि एग्जैक्टली मैगजीन में है क्या। तो वही इसी तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। आपको केवल वायुमंडल के बारे में नहीं बताना है, आपको छोटा सा यहाँ पर दो लाइन का कंपोजिशन और एक लाइन का स्ट्रक्चर भी बता देना। देखिए कैसे किया गया है। अब यहाँ पर हमारा वायुमंडल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर आएंगे संगठन में। यह स्थायी गैसों, परमानेंट गैस और वेरिएबल गैस यानी परिवर्ती गैस, एरोसोल एवं धूल कणों यानी डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है।
देखिए हमने यहाँ पर गैसों का नाम नहीं लिखा, लेकिन मोटा मोटी हमने यहाँ पर कंपोजिशन यानी उसका संगठन बता दिया। और ये संगठन हमने ऐसे नहीं बताया है, हमने यहाँ पर ज्योग्राफिकल टर्म्स यूज किए हैं जो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। ठीक है, परमानेंट गैस यानी कि स्थायी गैस, परिवर्ती गैस यानी वेरिएबल गैस, एरोसोल एवं धूल कण, ये हमने 4 टर्म्स यूज करके कंपोजिशन बता दिया, से मिलकर बनाया। तथा ऊर्ध्वाधर रूप में, वर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको डालना ही डालना है। ऊर्ध्वाधर रूप में विभिन्न, क्योंकि आप लिख देंगे विभिन्न परतों से बना है, तो विभिन्न परत तो हॉरिजॉन्टल भी होंगे ना। अब हम ये सोचेंगे ये तो एग्जामिनर हमारा समझ रहा है, लेकिन अगर आपके उत्तर में ये शब्द है और बाकी के 10 में से 9 कॉपी में ये शब्द नहीं है, आपको 1 नंबर इसका अतिरिक्त मिलेगा। यही होता है 1 नंबर ज्यादा लेने का तरीका। ऊर्ध्वाधर रूप में विभिन्न ऊष्मीय परतों में, थर्मल लेयर्स में विभाजित है। देखिए जहां पर भी ये ग्रीन आपका मार्कर आएगा, हाइलाइटर आएगा, आप समझ जाना है कि ज्योग्राफिकल टर्म है, हमको इसको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। हमारे विभिन्न ऊष्मीय परतों में, विभिन्न परतों में नहीं, हम यहाँ पर केवल ये नहीं लिखेंगे कि विभिन्न विभिन्न परतों में ये बटा हुआ है, विभाजित है, ये ऊष्मीय परतों में विभाजित है। ठीक है, वो परत जो है वो ऊष्मा के आधार पर उनको अलग किया गया है। कोई परत ठंडा है, कोई परत गर्म है, कोई परत ठंडा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, लेकिन उन परतों के नेचर के आधार पर उनको बांटा गया है। तो ऊष्मीय परतों में विभाजित है। हमने इंट्रोडक्शन में वायुमंडल के बारे में बता दिया, हमने उसकी महत्ता बता दी, हमने उसका जो है संगठन बता दिया, और हमने उसका स्ट्रक्चर भी बता दिया है। एक तरीके से हमारा जो है इंट्रोडक्शन, बेहतरीन इंट्रोडक्शन, ये पूरा हो गया। अब हम आते हैं बॉडी पे, यानी हमसे एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। अब हम, यानी बॉडी का मतलब है आपने जो इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर दिया है उसको आप थोड़ा फैला के लिख सकते हैं। पहला पार्ट है वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन। ठीक है, किन किन तत्वों से, किन किन चीजों से वायुमंडल बना है। तो सबसे पहले हमने यहां पर ही बता दिया था, परमानेंट गैस। स्थायी गैसों में क्या होते हैं, वायुमंडल का लगभग 99% भाग इन्हीं से बना है, यानी हमारे वायुमंडल का 99% भाग स्थायी गैसों से बना है। ठीक है, और ये समताप मंडल, होमोस्फीयर 80 किलोमीटर लगभग स्थिर रहती है। मतलब हमारा जो वायुमंडल है वो सतह से 80 किलोमीटर तक, इसको होमोस्फीयर कहा गया है। मतलब इनमें जो गैसों की संख्या है, गैसों की मात्रा है, गैसों की कंपोजिशन है, गैसों का प्रकार है और नेचर है, वो बिल्कुल एक तरीके से है। इसमें बहुत ज्यादा भटकाव और बदलाव नहीं है। तो जो होमोस्फीयर है वो 80 किलोमीटर तक है, और ये 80 किलोमीटर तक परमानेंट गैसेस यानी स्थायी गैसेस, ठीक है, डोमिनेट करती हैं। ज्यादातर ये 80 किलोमीटर तक ही हैं। आपको उन गैसों के बारे में ये डिटेल नहीं लिखने हैं, बस केवल आप लिख दीजिएगा उदाहरण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये आपके स्थायी गैसेज हैं। ठीक है, तो पहला स्थायी गैस हो गया। दूसरे जो होते हैं हमारे एग्जाम्पल, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो है परिवर्ती गैस, मतलब वेरिएबल गैस, यानी इनकी मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। जो स्थायी गैस होते हैं इनकी मात्रा घटती बढ़ती नहीं है, इतनी होती है। आप क्वेश्चन आपको आता है ना यूजीसी नेट में कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78.8, ऑक्सीजन 20.9, तीसरे नंबर पर आर्गन है और चौथे नंबर पर CO2 है। तो ये स्थायी गैस है, इनकी मात्रा घटती बढ़ती नहीं है, सीमित है, एक जैसी है। लेकिन जो परिवर्ती गैस होते हैं इनकी मात्रा जो है समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आप जो है इंडस्ट्रीज लगा लो पूरी दुनिया में बहुत सारी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। आप पेड़ काट दो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। ठीक है, जल वाष्प, वाटर वेपर, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, वाटर वेपर भी ज्यादा बनेगा। ठीक है, वाटर वेपर अगर ज्यादा बनेगा तो और ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि वाटर वेपर क्या होता है कि आउटगोइंग सोलर रेडिएशन जो होते हैं उनके प्रति ओपेक रहता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। ह्यूमिडिटी, बादल निर्माण, ठीक है, प्रेसिपिटेशन को नियंत्रित करती है। देखो, ये जलवाष्प और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको नियंत्रित करता है, ह्यूमिडिटी, बादल निर्माण और प्रेसिपिटेशन को। तो परिवर्ती गैसों में 2 बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, उनको आपका नाम लिख देना है। ओजोन, तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट गैस है वो ओजोन है। पहला गैस हमारा क्या था, पहला हमारा परमानेंट गैस था, ये हम बात करें कंपोजिशन की, इसमें 3 गैसों के नाम आपने लिखे। दूसरा हमारे परिवर्ती गैस यानी कि वेरिएबल गैस, इसमें आपने 2 गैसों के नाम लिखे। तीसरा होता है ओजोन। ओजोन क्या होता है, इसके बारे में समताप मंडल में केंद्रित रहती हैं, जहां यह यूवी रेज को अवशोषित करती हैं। बस इसका इतना ही लाइन लिखना है। और तीसरे प्रकार की गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो ओजोन पाई जाती है। ठीक, और फिर हमको जो है एरोसोल और धूलकण मिलते हैं। देखो, एरोसोल और धूलकण जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर होता है, इसमें जो क्रियाकलाप होते हैं डेली बेसिस पर, वहां से निकल कर ये एरोसोल का निर्माण होता है। और ये एरोसोल का काम क्यों होता है, देखो, जब ये एरोसोल, धूलकण, सॉल्ट पैंस, समंदर से जो छोटे छोटे, क्योंकि आपको पता है समंदर में क्या होता है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब कंडेंस होकर नमक का फॉर्म लेते हैं, नमक का मतलब छोटे छोटे नमक का फॉर्म, ये जो है ये भी एरोसोल के रूप में हम आपके एटमॉस्फेयर में रहता है। तो डस्ट पार्टिकल हो गया, एरोसोल हो गया, सॉल्ट पैन, सॉल्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सब किसका काम करते हैं, संघनन नाभिक का काम करते हैं। संघनन नाभिक का मतलब क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में ऐसे बिखरे रहते हैं
और इन्हीं के अराउंड जो है कंडेंसेशन होती है, संघनन होता है। संघनन होने के लिए एक कोई सतह होना बहुत आवश्यक है, बिना सतह का संघनन नहीं होगा, और यही सतह प्रोवाइड करते हैं ये एरोसॉल यानी कि धूल कण। इन्हीं के किनारे संघनन होता है, फिर ऐसे बादल बनते हैं और फिर पूरी बारिश की प्रक्रिया होती है। तो एक तरीके से ये जो एरोसॉल और धूल कण है वो पूरी बारिश को नियंत्रित करते हैं। आपने जो है परिवर्ती गैसों में कौन कौन से गैस ली हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन। तीसरा पार्ट जो आपका पाया जाता है वो है एरोसॉल और धूल कण। ठीक है, तो आपका जो है वायुमंडल का संगठन कंपोजिशन पूरा हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कंपोजिशन या संगठन में क्या होता है। स्थायी गैसें होती हैं, परिवर्ती गैसें होती हैं और एरोसोल या धूलकण होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो एग्जैक्टली है कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली हमको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली बार लेयर जो स्ट्रेटोस्फियर है यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों मंडलों का नाम किसने दिया था सबसे पहले? ये क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कुछ सालों से लगातार ये आ रहा है। तो अगर कभी ये प्रश्न आए कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल का नामकरण किसने किया था, तो आपको देना है टिजरेंस डी बॉर्ड। टिजरेंस डी बॉर्ड। ठीक है, तो ये है। और तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है लेयर्स कितने हैं आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक, अब हम सबसे पहले लेयर की बात करें तो सबसे पहला लेयर होता है क्षोभ मंडल एंड ट्रोपोस्फियर। इसका बेसिक डिटेल आपको पता होगा कि ये ध्रुवों पर जो है 0 से 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर तक है ये। अब ये क्यों है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके लिए अलग से लेक्चर हम आगे जब आगे बढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में तो ये एक्सप्लेन करेंगे। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसमें वायुमंडलीय द्रव्यमान का लगभग 75% भाग, यानी जो ट्रोपोस्फियर है वो आपके टोटल वायुमंडलीय द्रव्यमान का 75% भाग अपने पास रखता है, और लगभग संपूर्ण जलवाष्प, जितना भी जलवाष्प आपका एटमॉस्फेयर में मिलता है वो आपको ट्रोपोस्फियर में मिल जाता है। ठीक है, क्यों जलवाष्प यहाँ पर मिलता है? क्योंकि जो कन्वेक्शनल करंट है, संवहनी धाराएं हैं, वो केवल इसी सीमा तक जाती हैं। तो जितने भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ठीक है, मौसम संबंधी जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो इसी लेयर के नीचे होती हैं। ठीक, संपूर्ण जलवाष्प मिलता है। तापमान समान लैप्स दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट की दर से 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से घटता है। अब इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ऊपर जाने पे तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस के दर पर घटता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, आपके 2 पॉइंट हो गए, पहला द्रव्यमान और जलवाष्प हो गया, क्षोभ मंडल का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मल लैप्स रेट हो गया, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्षोभ मंडल में आप लिखेंगे जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, वर्षा, तूफान, चक्रवात आदि इसी परत में होते हैं। तो क्षोभ स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्षोभ मंडल समझा। क्षोभ मंडल के अंदर हमारे 3 सब पॉइंट आए। अब हम आते हैं समताप मंडल, जो हमारा दूसरा मंडल है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट होंगे कि ओजोन लेयर, जिसकी बात हमने यहां पर की है, ठीक है, ये जो तीसरा गैस है ओजोन लेयर, हमको स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में मिलता है। ठीक है, इसी की वजह से, इस लेयर की विशेषता है कि ओजोन गैस मिलने की वजह से इस लेयर में ऊपर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। यह एक स्थिर परत है क्योंकि इसमें मौसमी गतिविधियां नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो कन्वेक्शनल करंट है जो सतह से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की वजह से आती हैं, वो केवल ट्रोपोस्फियर तक ही राइज कर पाती हैं। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में यानी समताप मंडल में ये कन्वेक्शनल करंट नहीं आती हैं। इसकी वजह से ये पूरा मंडल जोन जो है ये बिल्कुल स्टेबल, ना इसमें हवाएं हैं, ना बारिश है, ना बादल है, ना तूफान है, कुछ नहीं है। और यही कारण है कि जितने भी जेट एयरक्राफ्ट है, जितना भी एरोप्लेन है, आपका इसी मंडल में चलता है। ठीक है, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए समताप मंडल का। फिर हम आते हैं मेसोस्फीयर पर यानी मध्य मंडल में, जो कि 50 से 80 किलोमीटर तक है। इसकी विशेषता क्या है? ऊंचाई के साथ यहाँ पर तापमान घटता है, इसीलिए ये घटकर एक समय इतना ठंडा हो जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत बन जाती है ये। पहली विशेषता तो ये हो गई कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत बन जाती है। दूसरा इसकी विशेषता ये है कि जो उल्कापिंड होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से आपके मेसोस्फीयर में यानी मध्य मंडल में ही नष्ट हो जाती हैं। तो कभी ये प्रश्न नेट में, ये प्रश्न बराबर आता है कि जो उल्का पिंड होते हैं वो किस मंडल में नष्ट होता है, तो वो आपका मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल में नष्ट होते हैं। देखिए, ये जो केवल पॉइंट्स नहीं है, ये यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं। तो बहुत ही आप लोग इसको उसके साथ सुनिएगा। अब हम आते हैं, उल्का पिंड हमने नष्ट कर दिए, अब हम आते हैं तापमंडल पर। ठीक है, थर्मोस्फीयर पे 8 से 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी। इसकी विशेषता क्या है कि यहां पर जो हमारा आयनोस्फीयर है, जहां से हमारा रेडियो वेव परावर्तित होता है, ये हमको तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर में मिलता है।
यहाँ पर क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, एक्स किरणें एवं पैराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अवशोषण के कारण तापमान में तीव्र वृद्धि होती है। देखिए, ये जो थर्मोस्फीयर होता है, इसकी विशेषता क्या है कि ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करता है, उसके अलावा एक्सरे को अवशोषित करता है, इसीलिए जो है तापमान यहाँ पर तीव्र गति से बढ़ती है, इसीलिए इसको थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल कहा गया है। इस परत के भीतर स्थित आयनोस्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है तथा ऑरोरास का निर्माण करती है। ऑरोरा मतलब बेसिकली क्या होती है कि ये लाइटिंग कंडीशंस होती हैं जो आपको स्काई में देखने को मिलता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में। विशेष तरीके की ये लाइटिंग एक्टिविटी होती है जिसमें आप रंग बिरंगी लाइट्स देखेंगे एक स्पेसिफिक टाइम पर और एक स्पेसिफिक समय पर, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो ऑरोरा की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ये होती है आपके तापमंडल के आयनोस्फीयर में। रेडियो वेव कहाँ से परावर्तित होते हैं, तापमंडल के आयनोस्फीयर से परावर्तित होते हैं। अब हम आते हैं सबसे बाहरी मंडल जो है बहिर्मंडल। ये 700 किलोमीटर की जो ऊपर की सीमा है ये बहिर्मंडल यहाँ पर होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर का सबसे बाहर का भाग कौन सा होता है, ये बहिर्मंडल होता है, नहीं एक्सोस्फीयर होता है। यह बाह्यतम परत है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बनती है। केवल इतना लाइन आपको लिखना है। क्यों हाइड्रोजन और हीलियम गैसें, क्योंकि ये गैसें बहुत हल्की हैं और इन्हीं से जो है हाइड्रोजन और हीलियम से ही तारों के नाभिक बनते हैं, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में ये गैसेज हमको मिलते हैं और इन्हीं से तारों के नाभिक बनते हैं। जो न्यूक्लियन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया इन्हीं से होती है, सबसे हल्की होती है, इसीलिए बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर में हमको मिलते हैं। यह धीरे धीरे अंतर्ग्रही अंतरिक्ष इंटरप्लेनेटरी स्पेस में विलीन हो जाती है। ये जो गैसें हैं ये विलीन हो जाती है और नए तारों का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर में हमको क्या लिखना है, हमको ये 5 इनके लेयर्स लिखने हैं और इनकी एक एक दो दो विशेषता लिखनी है, ठीक है। हमारा कंपोजिशन हो गया, संगठन हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। देखिए, वायुमंडल पृथ्वी तंत्र का एक गतिशील घटक है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो पृथ्वी की जो गतिशीलता जो है वो नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो जलवायु, क्लाइमेट, मौसम, वेदर और जीवन समर्थक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। एटमॉस्फेयर से ही सारी प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती सांद्रता, अब देखो यहां से हमने एक लाइन एक्सप्लेन कर दिया। अब समस्याएं क्या क्या हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती सांद्रता, ओजोन परत का क्षरण तथा जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हो रहे परिवर्तन, इन सब चीजों की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, वायुमंडलीय परिसंचरण है, ये होता क्या है, इसको हम आगे तीसरे या चौथे दिन पढ़ेंगे। हो रहे परिवर्तन ने वायुमंडल की संरचना और संगठन के वैज्ञानिक अध्ययन को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। अब देखिए, इस एक लाइन से हमने क्या किया, ठीक, इस पूरे टॉपिक को एक साइंटिफिक टच दे दिया। इस पूरे टॉपिक को हमने इतना इंपॉर्टेंस बना दिया है कि भाई ये जो तुमने टॉपिक हमको दिया है सर आपने एग्जाम में लिखने के लिए, ये जस्ट इट्स नॉट जस्ट अ रैंडम टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बता रहा हूं। यहां पर आइए आप, ये देखिए, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं आपसे, ये आपको जताना है एग्जामिनर को कि सर ये आपने मुझे रैंडम टॉपिक दे दिया लेकिन मैं इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे बता रहा हूं। देखो कि भाई अभी क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी वायुमंडलीय परिसंचरण बाधित हो रही है। और इसीलिए वायुमंडल की संरचना और संगठन को पढ़ना अब वैज्ञानिक मजबूरी और महत्वपूर्ण बन गया है, ठीक। इसीलिए ये चैप्टर और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम जताएंगे कॉपी में, ठीक है। मौसम, अब उसके लिए किया क्या क्या जा रहा है, वेदर सैटेलाइट है, मौसम उपग्रह है, रेडियो सोंडस, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेट में, तथा मिशन, रेडियो सोंडस मिशन जैसे इसरो तथा इनसेट और नासा के पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह, जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं द्वारा वायुमंडलीय अनुसंधान, एटमॉस्फेरिक रिसर्च एवं मौसम पूर्वानुमान का में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमने बताते हुए कि वायुमंडल क्यों जरूरी है, इसमें समस्याएं क्या क्या हैं, क्यों इसका अध्ययन जरूरी हो गया है और किन माध्यमों से इन समस्याओं को सॉल्व किया जा रहा है। तो ये ही कला आपको सीखनी है और यही आंसर लिख के आना है ताकि आपका आंसर अगले 10 आंसर से बेहतर हो और अच्छा लगे। और ये आपको केवल और केवल सृजन प्रोग्राम में मिल सकता है, बाकी कहीं पर ना आपको ये क्वालिटी मिलेगी। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, बट आप प्रोग्राम कोई ज्वाइन करके देख लीजिएगा, फिर कंपेयर करिएगा दोनों प्रोग्राम, चाहे वो पेड प्रोग्राम हो, ठीक है, चाहे वो फ्री प्रोग्राम हो, ठीक। आप दोनों को कंपेयर करिएगा, उसके बाद यहाँ पर अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। मेरा मेन मकसद ये है कि आप जो है सेलेक्ट हो और आने वाली एग्जाम जीडीसी हो, जीआईसी हो, अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो सके इस प्रोग्राम से आपका। फिलहाल ये प्रोग्राम जो है ज्योग्राफी के लिए चल रहा है, जल्दी है हम लोग इसको और सब्जेक्ट के लिए लॉन्च करेंगे, तो अगर थोड़ी सी भी मदद हो
तो ये हमें खुद अच्छा लगेगा कि चलिए हमारे प्रयासों से कुछ मदद हुई छात्रों की। डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, नीचे पृथ्वी बनानी है, फिर आपको मंडल बनाने हैं ऐसे 5, ठीक है, और उसके बाद यहाँ किलोमीटर लिख देना है, एक एक यहाँ पर इसकी जो है फीचर्स डाल देने हैं, बस हो गया। दूसरा, अगर आप गैस की कंपोजिशन दिखाने का आपको समय बचे तब ये करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये डायग्राम बनाना है। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है 78.8 है, ऑक्सीजन 20 है और ये आर्गन गैस, बाकी अन्य गैस लिख दीजिएगा, ठीक है। केवल ये दो डायग्राम बनाने हैं, तीसरा कोई डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। तो 11वें दिन का हमारा जो है ये प्रश्न खत्म हुआ और हमने आज से ऑफिशियली क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत कर दी है। जल्दी हम क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट करेंगे और ओशनोग्राफी जैसे ही कंप्लीट हुई, देखिएगा इसकी गति बढ़ जाएगी, क्योंकि यही 3 सेक्शन ऐसे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और मॉडल्स। 20 में से 10 से 11 प्रश्न आपके यहां से होंगे, इन 4 यूनिट से होंगे। तो इन चारों यूनिट में थोड़ा समय लगेगा, बाकी जैसे ही ये यूनिट क्रॉस होंगे आपका ये प्रोग्राम बहुत तेजी से जाएगा और जीडीसी जीआईसी एग्जाम से पहले आपका ये प्रोग्राम पूरा कर दिया जाएगा। और इसी के साथ लिखते रहिए, चमकते रहिए। और अगले दिन का प्रश्न, सॉरी मैंने तो चमका दिया आपको, अगले दिन का प्रश्न नहीं दिया। तो अगले दिन का प्रश्न भाई ये है, ठीक है, डे 12 का प्रश्न ये है कि सूर्य आतपन यानी सोलर इंसुलेशन से आप क्या समझते हैं, पृथ्वी पर इसके वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। जिन्होंने पीवाईक्यू देखा होगा उनको ये पता चल रहा होगा, इस पूरी सीरीज के बारे में पता चल रहा होगा कि सीरीज चल कैसे रही है। पूरी पीवाईक्यू बेस्ड है, पूरी थीम बेस्ड है, पूरी टॉपिक बेस्ड है ये सीरीज। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। इसमें अगर आप उत्तर लिखना चाहें, उत्तर लिखिएगा 200 शब्दों में। अगर आप सेंड करना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक जो है चैनल में दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा, वहां जाके ज्योग्राफी वाले चैनल पे भेजिएगा। अगर आप खुद से लिख के अपने पास रखिएगा, जब मॉडल आंसर आ जाएगा उसे इवेलुएट करिएगा। कोई समस्या होगी, कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी सजेशन होगा, कोई भी राय होगा, कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दीजिएगा। उन सजेशन को हम शामिल करेंगे और आपके इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिखते रहिए, चमकते रहिए। धन्यवाद।